हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें है अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है और देश की अर्थव्यवस्था में इनकी योगदान भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की वृद्धि रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति के देन है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है और साधारणतः औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिससे उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है और इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटेन सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था, लेकिन धीरे धीरे करके यह बहुत सारे उद्योग चलाए जाने लगे और ब्रिटेन में स्वतंत्रता व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। आगे है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे कि औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन 1759 को बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूती काटने और स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो कि जल शक्ति से चलती थी। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया। मशीन एवं नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया और फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार में नए केंद्रों का जन्म हुआ। मशीन के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। भारत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यस्थल था तथा जो बहुत ही सुंदर एवं उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन करता था। जब तक मशीन का आविष्कार नहीं होता था तब भारतीय हस्तकला शिल्प आयोग तथा व्यापार ब्रिटिश नियंत्रण कायम था। औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग तो बंद हो गए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी फैक्ट्रियां देसी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई, जिससे कारखाना उद्योगों को बढ़ावा मिला। सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की नींव 1851 ईस्वी को बम्बई में डाली गई और सन 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ, जिसमें 13 पारिसियों द्वारा बनाए गए थे। सन
1995 से 1914 तक के बीच में सूती मिल की संख्या 144 तक पहुंच गई थी और भारतीय सूती उद्योगों का निर्यात चीन को होने लगा था। अगला है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 में हुआ था, जबकि सानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया था। सन 1850 से 60 के पश्चात भारत के बगीचा उद्योग अर्थात तीन चाय, कॉफी, रबड़ और पटसन मिले थे आरंभ हो गई। सन 1916 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया ताकि वह भारतीय उद्योग तथा व्यापार से भारतीय से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों में पता लगाए जिससे कि सरकार सहायता दे सके। सन 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों की संपूर्ण मांगों को अब भारतीय मिल ही पूरा कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत को अब उपयोगी सामान देने लगा और भारत से कच्चा माल मांगने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप के कंपनियां व्यापार में पूंजी लगती थी। अगला औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्रियां प्रणाली को जन्म दिया, जिससे कि गृह उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। और औरतों एवं बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। अतः इन मजदूरों के मन में उत्तरोत्तर यह भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनके प्रबल शत्रु हैं, चूँकि इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगारी कर दिया है। धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। 21 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बन गए। सन 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के गठन से श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई और सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ और जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी को न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योग में मजदूरों की दर निश्चित की गई थी। मजदूर की स्थिति में सुधार हेतु सन 1962 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूँकि औद्योगिकरण के दौरान में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। आगे इसका प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 में। दूसरा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। तीसरा है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल की स्थापना कब हुई? तो
तो 1851 में। और चौथा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में। आगे है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने। 8वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्रियां एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। 9वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। रिक्त स्थान को पूर्ति करें तो सन 1838 ईस्वी में ब्रिटेन चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 ईस्वी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अगला है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की काम के घंटे एवं मजदूर को निश्चित किया गया। अगला है स्पिनिंग जेनी। तो यह जेम्स दूसरा है फ्लाइंग शटल तो जॉन के। और पावर लूम एडमंड कार्टराइट। और वास्प इंजन तो जेम्स वॉट। और स्पिनिंग म्यूलर तो सैमुअल क्रॉम्पटन। अगला लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न हमारा पहला है फ्रेडरिक प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। तो मशीनों एवं नए यंत्रों का आविष्कार ने फ्रेडरिक प्रणाली को विकसित किया और सस्ते श्रम के उत्पादन के क्षेत्रों में फ्रेडरिक प्रणाली को सहायता पहुंची। तीसरा है बुजुर्ग वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योगों में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए और इसलिए समाज में वर्ग विभाजन किया गया और एवं बुजुर्ग वर्ग की उत्पत्ति हुई। अगला है तीसरा 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग सूती काटना, सूती वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, ऊन उत्पादन इत्यादि। अगला है निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? एक तरफ जहां मशीन के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, वहीं भारत में कुटीर उद्योगों को बंद होने की कगार पर पहुंच गया और भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए निरुद्धीकरण की संज्ञा दी। अब 5वां है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई ताकि वह भारतीय उद्योग तथा व्यापार में भारतीय वित्त के संबंध प्रयत्नों के लिए क्षेत्रों का पता लगाया जिसे सरकार सहायता दे सके। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है और इससे कि उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व
उसका औद्योगिकरण होता है। दूसरा क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है? तो उत्तर, औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया जिसके गृह उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए हैं, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था और औरतों एवं बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के पक्ष में थे। अगला, मजदूर की मजदूरों की लाचारी यह थी कि वे अपने गृह उद्योगों की तरफ से लौ नहीं सकते थे, क्योंकि कल पूंजी एवं मशीनों के आगे असाधारण गृह उद्योग पर फिर से विकसित होना असंभव था। अतः इन मजदूरों के मन में उत्तरोत्तर यह भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनका प्रबल शत्रु है, चूँकि इन्हें कारखानों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। अगला, असलम प्रसिद्धि की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर है, औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में, जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने को बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए ये आंदोलन शुरू किए, चूँकि पूंजीपतियों द्वारा उनकी बुरी तरह से शोषण किया जाता था, इसलिए उन्हें अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। चौथा क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर, न्यूनतम मजदूर कानून 1945 ईस्वी में पारित हुआ, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूर की दरें निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में तो यह तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूर उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके, बल्कि इससे कुछ और अधिक हो ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। पांचवा है, कोयला एवं लौह उद्योगों ने औद्योगिकरण को गति प्रदान कैसे की? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 में हुआ था, जब रानीगंज पश्चिमी बंगाल में कोयला के खुदाई का क्रम प्रारंभ किया गया। तब रेलवे के विकास के साथ ही सन 1853 के बाद इसका विकास आरंभ हुआ। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया गया। नवीन उद्योगों की स्थापना ने कोयला की मांग बढ़ा दी और 1868 ईस्वी में जहां उत्पादन 5 लाख टन था, वहां 1950 में बढ़ाकर 3.23 करोड़ टन हो गया। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सकांची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेदजी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिनमें भारतीय उद्योगों की काफ़ी सूझबूझ थी। 1910 ईस्वी में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना
की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग ने काफ़ी प्रगति की। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पहला औद्योगिकरण के कारखानों का उल्लेख करें। उत्तर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ब्रिटेन में स्वतंत्रता, व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया है। उत्पादन वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी।